ये स्टूडेंट्स, आज मैंने पिछली बार कहा था कि 1 एम्पियर करंट क्या होती है। इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन जो है वो दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर की जाती है। तो आज 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर धारा की SI परिभाषा, इसकी बात हम करते हैं। वेरी सिंपल टॉपिक इट इज। 1 एम्पियर धारा की SI परिभाषा। आपको याद होगा कि दो अगर धारावाही चालक हैं, दोनों में अगर I1 I2 धारा बह रही है और इनके बीच की दूरी R है, तब ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। और ये जो बल है F12 कह लें या F21 कह लें, ये दोनों बल बराबर और विपरीत होते हैं। इनके परिमाण मगर एक होते हैं और वो होता है μ0/2 पाई I1 I2 बट्टे R इंटू L। यहाँ पर L लंबाई पर ये बल आरोपित हुए, ये इनके बीच में बल होता है। अगर हम इसी बल को प्रति एकांक लंबाई निकाल लें, मगर मैं इसको F कह दूँ, तो F/L की जो वैल्यू है वो μ0/2 पाई I1 I2 बट्टे R है। यदि इसमें I1 और I2 दोनों को बराबर कर दें 1 एम्पियर की, तब जो है F/L बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इन तारों के मध्य लगने वाला जो बल है प्रति एकांक लंबाई क्या हो जाएगा। μ0 की वैल्यू बच्चों होती है 4 पाई 10⁻⁷ बट्टे 2 पाई है, और R 1 मीटर कर दें। तब जो है इधर तो 1 हो जाएगा और इसकी वजह आ जाएगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। तो यही से 1 एम्पियर की परिभाषा हम लिखते हैं। परिभाषा क्या बनेगी, यदि दो समांतर सीधे 1 मीटर की दूरी पर स्थित धारावाही चालकों से यदि दो समांतर सीधे 1 मीटर दूरी पर स्थित धारावाही चालकों से एक एम्पियर की धारा प्रत्येक से, दोनों से हो रहा है, प्रत्येक से या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एम्पियर धारा वह धारा है, 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो दो समांतर सीधे 1 मीटर की दूरी पर स्थित धारावाही चालकों से प्रवाहित करने पर उनके मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का
बल उत्पन्न करती है। तो ये हमारी इंटरनेशनल डेफिनेशन हो गई। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। ये जो सूत्र है ये हम पिछले वीडियो 43 में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य जो बल है वो इस सूत्र से दिया जाता है। अगर मैं L को इधर ले आऊं तो अभी हो गया बल प्रति एकांक लंबाई, और ये इतना आ जाएगा कि इसमें I1 I2 की वैल्यू 1 1 कर दें और R की वैल्यू 1 1 कर दें, तो फिर F/L की वैल्यू μ0/2π हो जाएगी। μ0 की वैल्यू रख दी हमने, तो ये जो है हमारा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आ गया। अब इसी के आधार पर हमने परिभाषा इसकी गढ़ दी है। 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो दो समांतर सीधे 1 मीटर की दूरी पर स्थित धारावाही चालकों से प्रवाहित करने पर उनके मध्य करने पर उनके मध्य 2×10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से ये हमारी 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है। तो इसको भली भांति समझ लें, क्योंकि किसी क्वेश्चन को कभी पूछा जाता है 1 एम्पियर धारा क्या होती है, तो उसकी ऐसा ही परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा ये है। और जो सामान्य परिभाषा है वो वही है कि 1 कूलाम आवेश यदि 1 सेकंड में बह जा रहा है किसी चालक से, इस रेट से, इस दर से बह रहा है, तो उसकी धारा 1 एम्पियर, ये सामान्य परिभाषा है। तो अगर प्रश्न ऐसा ही परिभाषा का आता है तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे। आज हम बात करते हैं, पिछली बार हमने धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल जो है वो निकाल लिया है। अब हम अगर धारावाही चालकों की जगह एक लूप रख दें, धारावाही लूप, तब क्या होगा? धारावाही लूप यदि रख दें तब क्या होगा? देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप, ये हमारा एक टॉपिक है। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। आप जानते हैं कि एक समान चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं। कई बार ये पूछा भी जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाइए, एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाइए, तो ऐसे हम लाइनों से दिखा सकते हैं। इसमें जो है एक लूप ऐसे रखा है। इसका देखिए ये जो चित्र है ये त्रिविमीय बनने वाला है। तो इसको थोड़ा सा किस प्रकार से आप दिखाएंगे समझ लीजिए। यहाँ पर हमने जो है चुंबकीय क्षेत्र को एक्स अक्ष की ओर रखा है। और ये वाई अक्ष है। और ये जो है हमारी जेड एक्स है।
ये जो लूप है इस प्रकार से रखा गया है कि इसका जो इस पर जो लंब है वो एक्स अक्ष से इस प्रकार से थीटा कोण बना रहा है। यानी कि अगर मैं, क्योंकि आपको याद होगा एरिया वेक्टर, किसी भी तल का एरिया वेक्टर जो है उसके लंबवत लिया जाता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है उसको हम ऐसे करके इस तरह से या अंदर की ओर को लंबवत लेते हैं और उस वेक्टर की लंबाई जो है उस क्षेत्रफल का परिमाण बताता है और वेक्टर की दिशा से हमें उस तल का कैसे रखा है यह पता लगता है। जैसे कि ये सामने जो ब्लैक बोर्ड है इसका जो इस एरिया सदिश होगा या तो हम आपकी ओर को होगा ऐसे, या अंदर को भी हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो फर्श है नीचे फ्लोर, इसका एरिया वेक्टर ऊपर को होगा। छत का एरिया वेक्टर हम ऊपर को या नीचे को ले सकते हैं, फर्श का ऊपर या नीचे को ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि हमसे कहा एक क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल ऊपर को रखा है, तो इसका माने वो क्षेत्रफल कैसे होगा, क्षैतिज रखा होगा। अगर हमसे कहा है कि कोई क्षेत्रफल, कोई प्लेट ऐसे रखी है समतल प्लेट कि जिसका क्षेत्रफल सदिश एक्स अक्ष की ओर है, इसका माने वो YZ प्लेन में रखी होगी। तो ये हमारा YZ प्लेन है, ये YZ प्लेन है, ये हमारा XZ प्लेन है, XY प्लेन है, और ये हमारा XZ प्लेन है। अब हमारा जो ये वाला है, ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं, ये जो है थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ये जो हमारा तल है एक्स अक्ष से थोड़ा सा ऐसे रखा है, ये एक्स अक्ष है, इधर को सामने को मेरे, और थोड़ा सा तल ऐसे ना होके लंबवत। अगर ऐसे होता ये लूप तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो वाई जेड प्लेन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ है। तो ये जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एरिया वेक्टर सामने को होगा, ये एंगल थीटा बना हुआ है। ये इस प्रकार से ये लूप रखा है। अब इसमें जो है करंट की डायरेक्शन, ऐसे हमने ले रखी है। अब तुम कहोगे इसमें बंद लूप में करंट कैसे बह रही, सेल तो लगानी है। कल्पना करो सेल में लगा, हमने दिखाया नहीं है। इस प्रकार से ये जो है ऐसे इसमें करंट बह रही है। तो अब ये, क्योंकि हम जानते हैं ये जो लूप है ये करंट कैरी है और चुंबकीय क्षेत्र इसमें इस डायरेक्शन में है, एक्स अक्ष की ओर को। तो इसमें जो है, क्योंकि ये पूरा इस पूरे क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र इधर को है और लूप ऐसे है, तो इसकी सभी साइड में जैसे आप देखिए यह है चुंबकीय क्षेत्र और यह है लूप का एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिखा रखा है। अब ऐसे करके करंट बह रही लूप में, तो ये वाली साइड में करंट है ऐसे नीचे को, और चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे।
ये वाली साइड में करंट ऊपर को है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, करंट ऊपर को है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से सामने को है, लंबवत नहीं है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि धारावाही चालक पर जो सूत्र लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, वो I/B/L sin थीटा, ये सूत्र है करंट का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, इस लूप की, ये जो लूप है इसकी लंबाई L है, और जो चौड़ाई है वो यहाँ से यहाँ तक, ये हमने B ले ली। तो इस पर I करंट है, I/B चुंबकीय से I/B/L, और एंगल 90 है, क्योंकि इस वाली करंट से और चुंबकीय से सामने को है, करंट ठीक नीचे को है। ये जो लूप है ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए, y अक्ष के समांतर रखा हुआ है। तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि इस वाली साइड पर चुंबकीय बल जो होगा, अब देखिए करंट की डायरेक्शन ये है और चुंबकीय क्षेत्र ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, तो बल इधर को होगा, यानी कि ये एक्स एक्स है, तो ये आपकी जेड एक्स होगी, तो जेड एक्स के समांतर बल लगेगा ये, और ये बल लगेगा, इसको मान लो मैं F1 कह दूं, तो दिस इज I/B/L साइन 90 हो गया। और इसी प्रकार से इस वाले में जेड एक्स की विपरीत दिशा में लगेगा, F3 कह देता हूँ इसको, तो ये भी I/B/L होगा, ये दोनों बल। और वहीं इस वाले पर जो मैग्नेटिक फोर्स है ऊपर को लगेगा, इसको 4 कह देता हूँ, ये कुछ ना कुछ होगा। और इधर F3 जो है ठीक नीचे को लगेगा, कैसे देखिए, इस वाली साइड में करंट की डायरेक्शन है ये, और मैग्नेटिक फील्ड इधर को, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट की डायरेक्शन इधर को है तिरछी, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लग रहा है और इसमें ठीक नीचे को होगा, यानी कि ये दोनों जो बल हैं F2 और F4, ये ठीक वाई डायरेक्शन में है, जबकि F1 और F3 ये किधर को है, ये जेड एक्सिस के समांतर लगे हैं। ये जो दोनों बल हैं, अगर मैं यहाँ पर XYZ दिखाऊं और हम ऊपर से देखें, तो हमें ये जो लूप है कैसा दिखेगा, ऊपर से देखने पर हमें ये तो दिखेगी नहीं, ये वाली अक्ष, तो क्योंकि हम ऊपर से ही देख रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ऐसे होगी, जिसमें ये जो बल ऐसे लगा है, अगर मैं ऊपर से देखूं, और ये हमारा वाई जेड एक्स है और ये एक्स एक्स है, तो क्योंकि लूप ऐसे रखा है, तो ये वाला F1 बल जेड एक्स के समान, ये जेड एक्स है, ये एक्स एक्स है, तो ये बल ऐसे लगा है, और ये बल, ये F1 है, ये F3, और ये आपकी जो A वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ये है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे इस प्रकार से दिखेगा, ये ऊपर से देखने का। अब ये जो दोनों बल हैं, और F2 और F4 ये बिल्कुल ठीक बराबर और विपरीत होंगे, क्योंकि इसकी भुजा की लंबाई B है, चौड़ाई, करंट I है, और दोनों परस्पर बराबर और विपरीत होंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे।
और इनकी जो लाइन है वो दोनों क्योंकि वाइट्स के ठीक समान पैरेलल हैं और बिल्कुल एक ही लाइन के अनुदिश हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों बल्ब भले ही बराबर और विपरीत हैं F1 और F3, लेकिन ये एक लाइन के अलोंग नहीं लगे हैं, इनके बीच में इतनी लंबवत दूरी है। अगर हमें ये लंबवत दूरी पता लग जाए तो बल गुणा लंबवत दूरी से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको M N O P कह दूं तो ऊपर से देखने पर हमको ये तो M होगा और ये P दिखेगा और इसका नाम रख देते हैं Q। तो PQ अगर हमें पता है, ये हमें पता है M से P तक जो है वो B है, ये वाली साइड B है और चुंबकीय क्षेत्र एक्स एक्सिस की ओर है, तो ये एंगल थीटा है हमें पता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी बच्चों, ये वाला एंगल भी थीटा होगा और चूंकि ये B है इसलिए ये B cos थीटा होगा, ये B sin थीटा होगा, B sin थीटा। तो अब जो है बला गुण F1 और F3 के कारण, बला गुण F1 व F3 का बला गुण, अब हम इसकी थ्योरी लिख लेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा, ये दोनों ही बल IBL है F1 और F3, IBL यहाँ पे दिखा रखा है, तो IBL इंटू ये लंबवत दूरी QP बराबर IBL साइन थीटा। इतना टॉर्क बच्चों इसमें लगेगा। अगर इसमें n टर्न है, यदि लूप में n टर्न, तो n से और मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हर लूप पर टॉर्क उसी दिशा में लगेगा, क्योंकि सभी लूप में करंट ऐसी बह रही होगी, तो हर लूप पर इतना टॉर्क लगेगा, तो टोटल जो टॉर्क होगा वो जुड़ के n टाइम्स NIBL हो जाएगा। ये हमारा टोटल टॉपिक है। यानी कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि एक लूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत है, ऊपर व ऊर्ध्वाधर जो है रखा गया है या लटकाया गया है, जो भी समझ लो, और वो ऐसे लटकाया है कि एक्स अक्ष से जो लूप के तल का लंब है वो थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अब इसी को हमें लिखना है। माना कोई आयताकार लूप, आयत की लंबाई चौड़ाई लिख देते हैं L गुणा V, ये लूप MNOP जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः L व B है, ऊर्ध्वाधरता ऐसे लटकाया गया है, ऐसे लटकाया गया है कि उसका क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। यदि लूप में
आई धारा प्रवाहित करें तो लूप की सभी भुजाओं में लूप की सभी भुजाओं में चुंबकीय बल आरोपित होगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। F1 और F3 बराबर IBL है, परस्पर विपरीत है, परस्पर विपरीत होंगे, परस्पर विपरीत होंगे। वह F2 व F4 क्या होंगे? I इंटू, अब वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं इसको, I इंटू B क्रॉस B, क्योंकि इसकी लंबाई B है और B, यहाँ पर जो B होगा वो इस दिशा में है और चुंबकीय से सामने को, यहाँ पर जो B है वो ऐसे है, ऐसे, और चुंबकीय से सामने को। तो इन दोनों में B की दिशा अलग अलग है। यहाँ B की दिशा I से पता लगेगा, I स्मॉल b कह रहा हूँ, तो IB इधर को होगा, वेक्टर IB, और ये B तो सामने को है। F1 और F4 भी परस्पर बराबर व विपरीत होंगे। F2 और F4 पूरी तरह निरस्त होंगे, निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, परंतु F1 व F3 का बलागुण ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये F1 और F2 और F4 एक इस लूप को ऊपर को खींच रहा है, एक नीचे को खींच रहा है, तो ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, बराबर विपरीत है, घुमा भी नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे खींच के नहीं घुमा सकते, जबकि ये दोनों ऐसे लग रहे हैं, ये दोनों देखिए इस प्रकार से लगे, तो ये इस लूप को घुमा देंगे इस अक्ष के परितः, ऐसे घूम जाएगा लूप, और उसका बलागुण ये होगा। बस इतना और लिख देना है, यदि लूप में n फेरे हैं तब टाउ बराबर NIBL, ए भी तो था IBL, अच्छा सॉरी, यहाँ पे L के साथ, क्योंकि ये B sin थीटा है ना, QP, यहाँ पे B भी आएगा और L इंटू B बन जाएगा A, इसको हम कहते हैं IAB sin थीटा। NIAB sin थीटा, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है।
ये इस प्रकार से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये पूरा दिख नहीं रहा है तो। तो ये हमारा एक टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी धारावाही लूप को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें किस प्रकार से जो है वो बल तो टोटल, क्योंकि F1 F2 F3 F4 में से F2 F4 बराबर विपरीत हैं, F1 F3 भी बराबर विपरीत हैं, लेकिन F2 F4 पूरी तरह निरस्त यूँ हो जाते हैं, ना तो ये कुल बल लगाते हैं ना ये घुमा सकते हैं लूप को। लेकिन F1 और F3 भले ही उनका कुल बल शून्य है, लेकिन ये दोनों इसको घुमाने की वो रखते हैं, घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसको कई बार देख लेना और कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझसे पूछ भी लेना।